आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका नाम है श्वसन तंत्र। इसमें हम लोग यह जानेंगे कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो किस तरीके से ऑक्सीजन उसको तोड़ेगा और एनर्जी हमको मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या स्लाइड पढ़ेंगे एक बार वो दिखा दे रहे हैं। इसमें जानेंगे पहले रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बारे में अंतर, फिर रेस्पिरेशन के बारे में, फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में जो 3 तरीके ग्लाइकोलिसिस जानेंगे, फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस यहाँ भी है, फिर ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस कैसे होता है, फिर एल्वेओलाई क्या होता है, फिर एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हमारे शरीर में किस किस प्रकार से होता है, एनसीईआरटी का दिया हुआ है। फिर कुछ सवालों को देखेंगे, फिर सवाल के थ्रू समझते जाएंगे बहुत सारे। देखो फिर ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर इनहेलेशन एक्सहेलेशन, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं तो क्या होगा, फिर कौन सा जीव क्या चीज़ से सांस लेता है ये है। फिर कुछ सवाल है, फिर बैक्टीरिया कहाँ से सांस लेगा इसका दिया है। मनुष्य एक बार में कितनी सांस लेगा, हमारे शरीर में श्वसन मार्ग कौन कौन सा है, फिर लैरिंक्स क्या है, फेरिंक्स क्या है, ट्रैकिया क्या है, एल्वेओलाई क्या है, लंग्स क्या है, डायफ्राम क्या है, ये श्वसन मार्ग का माइंड मैप क्या है। फिर कुछ सवालों को देखेंगे, रिंग ऑफ कार्टिलेज देखेंगे, फिर कुछ सवाल को देखेंगे, फिर रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है ये देखेंगे। बस अब ख़त्म होने ही वाला है। फिर अधिकतम सांस लेने और छोड़ने के बाद क्या की जा सकती है, वो किसको क्या कहेंगे, फेफड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है ये देखेंगे। फिर कुछ सवाल है, श्वसन से संबंधित बीमारी को देखेंगे, फिर कुछ यहाँ भी बीमारी है उसको देखेंगे और उसके बाद समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ध्यान से सुनेंगे। तो हमारा इस चैप्टर का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। ठीक है, बच्चा अधिकतर इसमें कंफ्यूज होता है कि ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ते हैं तो इसमें अक्सर कंफ्यूज होता है कि उसको लगता है कि ब्रीदिंग का मतलब भी एक ही चीज़ है और रेस्पिरेशन का मतलब भी एक ही चीज़ है। नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। ब्रीदिंग एक भौतिक प्रक्रिया है जबकि रेस्पिरेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है। ब्रीदिंग में क्या करते हैं, इसमें हम लोग केवल सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। सांस लेना को ही कहते हैं इनहिलेशन, तो जब सांस लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन लेते हैं। सांस छोड़ते हैं तो उस समय भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, N2 छोड़ते हैं। तो ब्रीदिंग में क्या करते हैं हम लोग, सिंपली मोटा मोटी सिर्फ यही काम करते हैं कि हम लोग सांस ले और सांस छोड़े, उसी को कर देंगे ब्रीदिंग। मतलब सांस एक बार लो और सांस छोड़ दो, तो वही हो गया ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन वो चीज़ नहीं है, सिर्फ सांस लेना और छोड़ना है रेस्पिरेशन नहीं है। सांस लेना और छोड़ना रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, लेकिन सिर्फ सांस लेना और छोड़ना ये रेस्पिरेशन नहीं है। तो फिर रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें गैसों का आदान प्रदान होगा, मतलब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन आएगा और शरीर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। ये गैसों का आदान प्रदान किस लिए होता है, तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो देखो रेस्पिरेशन में क्या है, गैस का आदान प्रदान होगा ताकि हमारे भोजन से हमको ऊर्जा मिल सके। रेस्पिरेशन मोटा मोटी जान लो कि ऐसा प्रोसेस है कि हम सभी में ज़रूरत है, सारे जीव में, क्योंकि इसी से हम लोग को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। इसके बिना ऊर्जा संभव नहीं है हमारे शरीर में। मान लो कि ग्लूकोज है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लूकोज भोजन को O2 यानी कि ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीडेशन कराकर अथवा तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करता है। हम जैसे कि मान लो कि ये आदमी है, ठीक है, ये खाना खाया तो इसको भोजन मिल गया, क्या, ग्लूकोज। ठीक है, तो क्या यही सिर्फ खा लिया इसको ऊर्जा दे देगा, नहीं। जब तक ऑक्सीजन इसको ग्लूकोज को तोड़ेगा नहीं और सारे सेल तक पहुंचाएगा नहीं, तब तक खाना से ऊर्जा नहीं मिल सकता है। तो आज से पूछिए रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, तो बोलना है रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज यानी कि जो भोजन हम लोग खाते हैं मुंह में ग्लूकोज के रूप में रहता है, वो उसको तोड़ेगा और ऑक्सीजन के द्वारा, कौन तोड़ेगा, ऑक्सीजन, उसी को बोले तोड़ना ही को, ऑक्सीजन के द्वारा खाना को तोड़ना ही को बोलेंगे ऑक्सीडेशन या फिर तोड़ना, बात एक ही है। तो तोड़ कर उससे ऊर्जा निकालेगा। तो यही है प्रक्रिया है क्या, रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया होगा रेस्पिरेशन क्या है। ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ये क्या है, भोजन है।
ग्लूकोज को ही भोजन बोलते हैं हम लोग। में भोजन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का रूप है ये, ठीक है ना। खाना खाएं, हम लोग को भोजन ये मिल गया, हमारे शरीर में पूरे सेल में पहुंच गया, ठीक है भैया। लेकिन अभी हमको ऊर्जा नहीं मिलेगा। हमारे खून में जो हर एक जगह क्या आता है, ब्लड लेके आएगा, हमारे हर एक सेल तक जो ब्लड से है ना ऑक्सीजन लेके आएगा। मतलब हमारे हर एक सेल तक ऑक्सीजन को ब्लड लेके आएगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस ग्लूकोज को तोड़ देगा, इस ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन कर देगा। बात एक ही हुआ, उस ग्लूकोज को तोड़ना ऑक्सीजन के द्वारा या ऑक्सीडेशन करना, बात एक ही होता है। ये जब तोड़ देगा या फिर ऑक्सीडेशन कर देगा तो फिर हमारे शरीर से बाहर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और हमें हमारे शरीर में ऊर्जा मिलेगा। तो यहाँ पे यही बात लिखा है कि O2 ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर या ऑक्सीडेशन कर ऊर्जा देगा हमारे शरीर को। इसी प्रक्रिया को कहते हैं रेस्पिरेशन, श्वसन। तो आज से श्वसन समझ में आ गया। ब्रीथिंग में क्या कर रहे थे, सिर्फ सांस ले रहे थे और छोड़ रहे थे, लेकिन इससे कोई ऊर्जा नहीं बन रहा था। लेकिन इसमें भी, रेस्पिरेशन में भी गैसों का आदान प्रदान होगा, लेकिन इस गैसों का आदान प्रदान क्या चीज़ के लिए हो रहा है, खाना से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो मेन हमारा मकसद यही है कि किस तरीके से हम लोग रेस्पिरेशन के दौरान खाना से ग्लूकोज का ऑक्सीजन के द्वारा ब्रेक डाउन करा के, तोड़वा कर, ऑक्सीडेशन करा कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया। तो ये रेस्पिरेशन का फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। कैसे याद करेंगे, ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें 6 मॉलिक्यूल जो आएगा, 6 अणु आएगा ऑक्सीजन का, वो इस ग्लूकोज को तोड़ेगा। फिर हमको क्या मिलेगा, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का, 6 अणु पानी का, और उसके बाद एनर्जी। तो यही बात लिखा है, O2 ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर या फिर ऑक्सीडेशन कर ऊर्जा देगा हमारे शरीर को। समझ में आ गया। तो ये बात है। फिर यहाँ पे देखो रेस्पिरेशन क्या है, पूछे कि आपको रेस्पिरेशन कैसा प्रक्रिया है, कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रक्रिया है। कैटाबॉलिक होता है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, कैटाबॉलिक होता है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक एक, एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब होता है जब कोई चीज़ का टूटेगा तो उसको कहेंगे कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब होगा जब कोई चीज़ जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे एनाबॉलिक। यहाँ पे देखो ग्लूकोज क्या हो रहा है, टूट रहा है कि जुड़ रहा है। यहाँ पे ग्लूकोज टूट रहा है। ग्लूकोज को कौन तोड़ रहा है, ऑक्सीजन तोड़ रहा है। किस में तोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, ऊर्जा में। तो ग्लूकोज को तोड़ के ऊर्जा निकाल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन एक कैसा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का टूटना होता है इसमें। रेस्पिरेशन में से हम क्या करते हैं, ऊर्जा मिलता है। फिर तीसरा पॉइंट याद रखना है, रेस्पिरेशन क्यों किया जाता है, क्योंकि हमको इससे क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो याद हो गया। तो यहाँ पे आपसे हम सवाल पूछते हैं, बताइए रेस्पिरेशन हम लोग के लिए क्यों ज़रूरी है, किसी भी जानवर में, चाहे जीव में, दुनिया के सभी चीज़ में रेस्पिरेशन होगा, श्वसन। तो रेस्पिरेशन से हमको ऊर्जा मिलता है, इसी का रेस्पिरेशन ज़रूरी है। फिर बताइए रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक। तो बोलेंगे कैटाबॉलिक। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्यों कैटाबॉलिक है, तो इसलिए कैटाबॉलिक है क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन के द्वारा। रेस्पिरेशन का जो फार्मूला है वो बताइए, प्रोसेस का फार्मूला, केमिकल फार्मूला। तो इसमें क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज है, इसको तोड़ेगा ऑक्सीजन 6O2, तो क्या मिलेगा हमको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो ये फार्मूला होता है रेस्पिरेशन का। ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है, कोई पूछे आज से तो बोलना, रेस्पिरेशन में हम लोग ग्लूकोज यानी भोजन का ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन करा के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में तोड़ते हैं और उसी से हमको ऊर्जा मिलता है। इसी प्रक्रिया को रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन कहते हैं। ठीक है। और ये खून कहाँ से आएगा हमारे, ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगा हमारे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमारे सेल के अंदर, तो ये ऑक्सीजन खून में ही घुला हुआ रहता है। खून हर एक सेल तक ये ऑक्सीजन को लेके जाएगा और ये ग्लूकोज को तोड़ देगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर आते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस, श्वसन प्रक्रिया। मतलब रेस्पिरेशन कितने स्टेप में होता है। रेस्पिरेशन जो सिंपल फार्मूला दिखा रहा है वो फार्मूला तो है ही, लेकिन वो 3 स्टेप में होता है। याद रखेंगे हमारे शरीर में रेस्पिरेशन प्रोसेस, श्वसन प्रक्रिया 3 स्टेप में होता है। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको बोलते हैं बाहरी श्वसन। एक होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, दूसरा स्टेप में, जिसमें होगा गैसों का शरीर में परिवहन होगा, गैस शरीर के अंदर आएगा जाएगा। फिर एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, इसी को बोलते हैं हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन। कहीं भी इंटरनल रेस्पिरेशन लिखा रहे या सेलुलर रेस्पिरेशन, दोनों बात एक ही है। यह 2 प्रकार का होता है।
एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, एक होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे क्या बोले हैं, आपसे कोई पूछे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस कितनी प्रक्रिया में होगा तो बोलेंगे 3 स्टेप में। कौन कौन स्टेप में? एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको बोलेंगे बाहरी श्वसन, दूसरा स्टेप होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसेस का परिवहन होगा, तीसरा स्टेप में होगा इंटरनल रेस्पिरेशन जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलेंगे। इसका ही 2 प्रकार है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक है एनीरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए यहाँ से सवाल क्या पूछेगा, पहले इसको हम डिटेल में बताएंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस क्या है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। इससे पहले हमको सवाल पूछते हैं, बताइए इंटरनल रेस्पिरेशन को और क्या नाम से बोला जाता है? आप बोलिएगा सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन को ही इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन को ही सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर होगा उसी को कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन का कितना प्रकार है? तो हम जैसा कि जानते हैं कि इंटरनल रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसका 2 प्रकार है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक है एनीरोबिक रेस्पिरेशन। ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब आपको हम डिटेल में बताएंगे एक एक करके, पहले ये बताएंगे फिर ये बताएंगे और सबसे लास्ट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा सवाल आएगा ये बताएंगे। पहले बताएंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, पहला स्टेप बाहरी श्वसन। बाहरी श्वसन क्या होता है, ठीक है। देखो यही है श्वसन प्रक्रिया, रेस्पिरेशन प्रोसेस। इसमें 3 प्रक्रिया होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, इसमें गैस का शरीर में परिवहन होता है। फिर एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन, इसको आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन को कोशिकीय श्वसन हिंदी में बोलते हैं, ये होता है। और ये भी बताया मैंने कि ये 2 प्रकार का होता है, फिर एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। इसमें सबसे पहले हम आपको ये वाला बताएंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाहरी श्वसन। चलिए, ये बाहरी श्वसन क्या होता है, यहाँ पे देखो। बाहरी श्वसन में किसी भी ऑर्गेनिज्म का तथा इन्वायरमेंट के बीच जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होगा उसे ही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर बाहरी श्वसन कहेंगे। इसमें कुछ याद नहीं रखना है, जैसे कि हम लोग का मुंह है तो मुंह के ऊपर में क्या करते हैं हम लोग, मुंह खोले बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, मुंह फिर खोले तो अंदर ऑक्सीजन आ गया। तो यही जो बाहरी वातावरण से जो हम लोग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर रहे हैं इसी को कहेंगे बाहरी श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। याद हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा स्टेप पे। दूसरा स्टेप क्या चीज़ था रेस्पिरेशन का? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसों का शरीर में परिवहन। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का लंग्स से शरीर के सभी सेल तक पहुंचना, ऑक्सीजन का लंग्स से शरीर के सभी सेल तक पहुंचना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स तक पुनः वापस आने के प्रोसेस को गैसों का शरीर में परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहते हैं। देखो ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में क्या करते हैं, ये मान लो हमारा शरीर है, यहाँ पे हमारा लंग्स होगा, ये हमारा हाथ पैर होगा, ठीक है, ये पैर है, ये लंग्स है, मान लो ये वाला लंग्स है। तो ऊपरी मुंह से ले लिए हम लोग, क्या किए थे, बाहरी श्वसन कर लिए। अब ये ऑक्सीजन कहाँ आएगा, हमारे लंग्स में। अब ये ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है, हमारे लंग्स में। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि अगर यह ऑक्सीजन लंग्स तक आए और यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड वापस उसी रास्ता से मुंह के बाहर निकल जाए तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं गैसों का शरीर में परिवहन। कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, लंग्स में। चलो एक चीज़ और बताते हैं, पहले इसको पढ़ लो फिर बताते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का लेकिन परिवहन करेगा कौन, खून में? तो ऑक्सीजन का परिवहन करेगा हेमोग्लोबिन। हमारे जो कहने की बात है, जो मुंह है तो मुंह से लंग्स तक को लाना है हमको गैस को। और लंग्स में भी कहाँ पे, लंग्स में एक जगह होता है जिसका नाम है एल्वियोलाई। अब ये पढ़ाएंगे हम, लंग्स का ही पार्ट है एल्वियोलाई। पूरा लंग्स हमारे ऐसा 3 लाख एल्वियोलाई से मिलकर बना हुआ है लंग्स हमारा। ये गोल गोल तरीके का ऐसे रहेगा, इसी में गैस का आदान प्रदान होता है एल्वियोलाई के पास। तो ये जो गैस को है, ऑक्सीजन गैस को हमारे लंग्स तक कौन लेके आएगा, हमारे लंग्स के एल्वियोलाई तक कौन लेके आएगा? तब बोलना जो खून में हेमोग्लोबिन रहता है ना, वही ऑक्सीजन का अच्छा दोस्त है। वो ऑक्सीजन को अपने साथ कहता है कि चलो तुमको हम ले चलते हैं एल्वियोलाई तक, ठीक है। तो यहाँ पर हिला देगा गैस को।
तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन को कौन लाएगा अपने साथ, हेमोग्लोबिन। और क्या बना देगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन ये लिया आएगा। तो हमको फिर जब ऑक्सीजन आ जाएगा तो फिर क्या करेगा, हमारे भोजन यानी कि ग्लूकोज को जाके शरीर में तोड़ देगा और उससे हमको क्या मिलेगा, एनर्जी। इसी प्रक्रिया को तो श्वसन बोलते हैं, ठीक है ना। कभी ऐसा पूछे कि ये जो हेमोग्लोबिन है कहाँ पे रहता है, तो जो एल्बिलोई है इसी के सतह पे इसे इसे गोल 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 हेमोग्लोबिन रहता है जो ऑक्सीजन को अपने साथ चिपका लेगा, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे देखो, हम तो बोले थे कि गैसों के परिवहन में क्या होता है कि गैसों के परिवहन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है हमारे शरीर के अंदर लंग्स तक आएगा, लंग्स के कहाँ पे, एल्वियोलाई तक, ये है एल्वियोलाई तक आएगा। और फिर इसी एल्वियोलाई यानी कि लंग्स से फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होगा, हमारे शरीर के बाहर निकलेगा। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गैसों का परिवहन। हमने ये तो देख लिया कि जो ऑक्सीजन है इसको कौन ला रहा है हमारे एल्वियोलाई तक, तो इसको लेके आता है हेमोग्लोबिन। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कौन ले जा रहा है हमारे शरीर के बाहर, तो इसको 3 आदमी ले जाता है, एक तो हेमोग्लोबिन, एक प्लाज्मा भी, खून में जो प्लाज्मा होता है वो, एक बाइकार्बोनेट भी। इसमें सवाल पूछता है कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन हमारे शरीर में किसके द्वारा होगा, तो बाइकार्बोनेट के द्वारा। किसके द्वारा होता है, बाइकार्बोनेट। और सबसे कम प्लाज्मा के द्वारा। तो यहाँ पे ये लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कोशिका से फेफड़ों तक, मतलब सेल से फेफड़ों तक 3 प्रकार होता है। किसके किसके द्वारा, हेमोग्लोबिन के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा और बाइकार्बोनेट के द्वारा। याद रहेगा, ठीक है। एक बार फिर से इस प्रोसेस को हम रफ पेज में समझाते हैं, ठीक है, गैसों के परिवहन को, जो सेकेंड स्टेप है। तो ये बात भी वही लिखा है जो हम बोले हैं, इसको लिख भी दिए, इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एल्वियोलाई की सतह पर हेमोग्लोबिन रहता है। एल्वियोलाई की सतह पर क्या रहता है, हेमोग्लोबिन। लंग्स का ही बात है एल्वियोलाई, जो लंग्स के द्वारा बाहर से आए ऑक्सीजन को अपने साथ चिपका लेगा। हेमोग्लोबिन लंग्स को प्यार करता है तो एल्वियोलाई की सतह पर रहता है हेमोग्लोबिन, आपके साथ क्या करेगा, चिपका लेगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड को है लंग्स के रास्ते से मुंह के बाहर वापस भेज देगा, ठीक है। यहीं से हो जाएगा, मुंह के बाहर वो चला जाएगा लंग्स के रास्ते। यह सब काम एल्वियोलाई पर ही होता है, इसलिए एल्वियोलाई को गैस का आदान प्रदान करने वाला जगह भी बोलते हैं, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि हम पूछेगा कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा पार्ट है लंग्स का जहाँ पे गैस का आदान प्रदान होगा। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर जाएगा, ऑक्सीजन शरीर के अंदर आएगा, ठीक है। और यहीं जाके एल्वियोलाई क्या करेगा, फिर ऑक्सीजन अंदर आएगा, फिर उसके बाद पूरा सेल में चले जाएगा, ग्लूकोज को तोड़ देगा, ऊर्जा मिल जाएगा। तो बोलना एल्वियोलाई। एल्वियोलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से सवाल पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। जिस तरीके से किडनी में हम नेफ्रॉन बताए थे ना कि बहुत सारा नेफ्रॉन से मिलके किडनी बना हुआ है, इसी तरीके से बहुत सारे एल्वियोलाई से मिलके, देखो यही सब है एल्वियोलाई। ये जो गोल 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 दिखाई पड़ रहा है ना, ये सब ये एल्वियोलाई ऐसा दिखाई पड़ रहा है, जो ये एल्वियोलाई, ऐसा 3 लाख एल्वियोलाई से मिलकर ही हमारा पूरा क्या बना हुआ है, लंग्स बना हुआ है। लंग्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एल्वियोलाई, ये शब्द याद कर लो, एल्वियोलाई। देखो होता क्या है, बाहरी शोषण तो हम लोग कर दिए, पहला स्टेप। बाहरी शोषण में क्या किए थे हम लोग कि मुंह खोले थे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया, ऑक्सीजन अंदर आया, ये हो गया। अब क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर तो ऑक्सीजन आ रहा है, अब हम लोग दूसरा स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही पहुँचेगा किसके पास, एल्वियोलाई के पास, इसके पास, एल्वियोलाई के पास। तो एल्वियोलाई के पास जब ऑक्सीजन पहुँच जाएगा तो क्या करेगा, एल्वियोलाई के सतह पे क्या रहता है, हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन अपने साथ इस ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, चिपका लेगा। और फिर इस ब्लड के सहारे कहाँ पहुँच जाएगा, सारे सेल में। और सेल में पहले ही से क्या रहता है, ग्लूकोज। अब वहाँ जाके ग्लूकोज को क्या कर देगा, तोड़ देगा, और भोजन से हम लोग को ऊर्जा मिल जाएगी, ठीक है। फिर इसी एल्वियोलाई से क्या होगा, इस दूसरा कलर चेंज कर दे रहे हैं, कोई ये कलर, हाँ, इसी एल्वियोलाई से क्या होगा, इसी एल्वियोलाई के सहारे, इसी रास्ता से, एल्वियोलाई के सारे लंग्स के रास्ता से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे शरीर के बाहर निकल देगा। तो अब ये देखो, अब हमारे एक सवाल ये है कि ये जो
ऑक्सीजन को कौन लेके आता है? तो इसका आंसर होगा हेमोग्लोबिन। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को कौन परिवहन कर रहा है हमारे शरीर में? ये बाहर जा रहा है तो इसको कौन ले जा रहा है हमारे शरीर में? परिवहन कौन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को? तो इसको 3 आदमी करता है। एक है बाइकार्बोनेट। पूछे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हमारे शरीर में कौन करेगा? तो बाइकार्बोनेट। पूछा हुआ सवाल है। 70% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में बाइकार्बोनेट के द्वारा ही परिवहन किया जाता है। फिर प्लाज्मा भी करता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। फिर एक हेमोग्लोबिन भी करता है, तीनों। लेकिन ऑक्सीजन का परिवहन सिर्फ, ऑक्सीजन का दोस्त कौन है? हेमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन का परिवहन सिर्फ हेमोग्लोबिन करेगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्लाज्मा भी करेगा, बाइकार्बोनेट भी करेगा और हेमोग्लोबिन भी। सबसे ज़्यादा कौन करेगा? बाइकार्बोनेट। इतना समझ में आ गया? अरे कुछ भी नहीं समझ में आया तो बस एक ही चीज़ याद रख लेना, एल्वियोली पर ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन, लंग्स का एक जगह है जिसका नाम है एल्वियोली। यहीं पे क्या होता है? ऑक्सीजन आएगा और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकलेगा। और यहीं पर क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान हमारे शरीर में। यही सवाल पूछता है। अब समझ में आ गया? तो हम लोग कहाँ कहाँ पढ़ लिए? अभी हम लोग ये पढ़ लिए। देखो, ये प्रोसेस पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हम लोग शरीर के अंदर जा रहे हैं। सेल में देखेंगे किस तरीके से रेस्पिरेशन होगा। इसी को बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये कितने पार्ट में होगा? 2 पार्ट में। एक होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो, ये पढ़ लिया मैंने कि बाहर से मुंह खोलेंगे तब बाहर से ऑक्सीजन आएगा, आप फिर मुंह खोलेंगे तब हमारे शरीर के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में क्या पढ़ लेते? गैस, शरीर का गैसों में परिवहन। तो हमारे शरीर में एक एल्वियोली नाम का जगह है, यहाँ से क्या होता है? ऑक्सीजन शरीर के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हेमोग्लोबिन रहता है एल्वियोली के सतह पे। तो ऑक्सीजन को चिपका के पूरे ब्लड में ले जाएगा और ब्लड में ले जाएगा सारे सेल तक। सारे सेल में पहले से ग्लूकोज पहुँचा रहेगा, फिर सारे ग्लूकोज को तोड़ेगा, फिर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फिर इसी एल्वियोली से क्या बोलते हैं कि इसी एल्वियोली के रास्ते से, एल्वियोली से ही फिर लंग्स के रास्ते से होते हुए हमारे शरीर के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो गैसों का परिवहन हो गया एल्वियोली। इसमें मेनली एल्वियोली के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल के अंदर इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो ये बताइए हमने कि ये 2 प्रकार से होता है। कि एरोबिक रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, एक होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होगा, अनुपस्थिति में होगा। ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आपको पहले जानना होगा, इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर जिसको बोले सेलुलर रेस्पिरेशन, या फिर इसका 2 प्रकार एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसको सीखने से पहले हमको एक प्रोसेस सीखना होगा। पूछता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ये क्या होता है? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ऐसा है कि हमारे सेल में हर एक जगह सबसे पहले रेस्पिरेशन के समय यही होगा, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो। ये वाली जो प्रोसेस है दोनों में सेल, दोनों प्रकार के सेलों में होता है। जहाँ पे ऑक्सीजन है जिस सेल में, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है जिस सेल में, जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, जहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ये दोनों जगह होता है। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को ही हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे आइए, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस VBI बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लाइन पढ़े, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो अथवा एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, हमारे शरीर में हर सेल में सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है। रट जाओ, पूछेगा एग्जाम में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ होगा, तो बोलना हमारे सेल में हर एक जगह होता है, चाहे उस समय ऑक्सीजन हो या ना हो, हर एक जगह होगा। यानी कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग देखे थे ना, एरोबिक रेस्पिरेशन होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे शरीर में हर एक जगह होगा। अब फिर ये पूछता है कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ होता है, तब बोलना कि भैया ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा, दोनों जगह होगा। क्योंकि इन दोनों जगह
इन दोनों जगह में रेस्पिरेशन जब होगा तो रेस्पिरेशन का सबसे पहला स्टेप ही होता है यहाँ पे श्री गणेशा ही होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एनरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे शुरुआत ही होगा रेस्पिरेशन क्या चीज़ से, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से। पहला इस बात क्लियर हो गया दोनों बात। फिर पूछता है हमारे शरीर में ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहाँ होता है। तो हमारे शरीर में ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया तो हमारे हर एक जगह होगा, लेकिन सेल के अंदर बहुत सारा पार्ट है। तो सेल के अंदर कहाँ होगा, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। कहाँ पे होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हम पढ़ा दिए सेल चैप्टर में कि सेल के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। फिर इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस आखिर है क्या, हम ये बता दिए कि एरोबिक में होता है, एनरोबिक में होता है, इसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरत नहीं है, इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन भैया ये है क्या ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, अभी तक तो ये नहीं बता पाए कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है क्या। तो देखो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर पायरूवेट मिलता है। क्या बोल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। बताइए उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें ग्लूकोज टूटकर पायरूवेट देगा। ये ग्लूकोज है 6 कार्बन वाला, ये टूटकर पायरूविक एसिड कहीं लिखा रहेगा या पायरूवेट, बात एक ही है। ये पायरूवेट 3 कार्बन वाला बनाता है। इस प्रक्रिया का नाम क्या है, तो भैया यही है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। यही प्रोसेस बस याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या होगा कि ग्लूकोज जो है, जो 6 कार्बन वाला है, यह टूटकर पायरूवेट बनेगा या फिर पायरूविक एसिड बनेगा 3 कार्बन वाला, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये प्रक्रिया हमारे सेल में कहाँ पर होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है। और ये प्रक्रिया आपको होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है क्या, तो बोलना नहीं, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ये प्रक्रिया आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में ही होगा, क्योंकि दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन होने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारे सेल के अंदर यही होता है, ग्लाइकोलिसिस। समझ में हो गया। अब इस पर सवाल सॉल्व कराएंगे तो अपने पता चलेगा। अब हम लोग ग्लाइकोलिसिस का अध्ययन कर लिए, अब हम लोग इस समझने लायक हो जाएंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा। क्योंकि किस लिए पढ़े हम लोग ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस पहले, क्योंकि जब पढ़ेंगे ना हम लोग कि सेल के अंदर 2 प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक का एनएरोबिक, तो हम लोग जानेंगे कि देखेंगे इसमें भी सबसे पहले होगा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस और फिर होगा क्रेब्स साइकिल प्रोसेस। इसमें भी सबसे पहले होगा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, फिर उसका देखेंगे किस तरीके से लैक्टिक एसिड बनेगा, ये सब चीज़। तो दोनों में सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ही होगा, फिर सेकेंड स्टेप में इसमें क्रेब्स साइकिल प्रोसेस होगा। इसमें एक ही स्टेप के बाद कुछ और चीज़ बनने लगता है, ये देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग पीछे कहाँ थे, ये पढ़ लिए थे, ये पढ़ लिए थे। अब हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर जिसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन या फिर कोशिकीय श्वसन, इसको पढ़ने वाले थे। इसी में देखे थे हम लोग 2 प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसको पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ लिया था, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा ये दोनों रेस्पिरेशन जब तक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को समझिएगा। चलिए अब हम लोग समझेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाला। चलिए तो शुरू करते हैं। एक तरफ दिया हुआ है, आपको धुंधला हल्का नज़र आ रहा है क्या, रुकिए तो एक सेकेंड। चलिए ये वाला फ़ोटो ठीक है। एक तरफ लिखा है एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर एक तरफ लिखा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में ऑक्सीशोषण, एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनऑक्सीशोषण, ठीक है, अनऑक्सीशोषण। चलिए अब देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो मेरे दोस्त ये बता दो कि ये जो दोनों रेस्पिरेशन है कहाँ पर होती है। तो ये दोनों रेस्पिरेशन सेल के अंदर होगी। इसी कारण इस दोनों रेस्पिरेशन को हम लोग किसका प्रकार बोलते हैं, इसका प्रकार है इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। जैसे एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कोई ऑक्सीशोषण, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कोई अनऑक्सीशोषण बोलते हैं। जो पहला पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे, तो जो रेस्पिरेशन सेल के अंदर, श्वसन के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, उसको कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन।
और जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन नहीं हो, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है हमारे सेल के अंदर, अगर वहाँ पे कोई रेस्पिरेशन होगा, श्वसन, तो उसको कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसी कारण इसको हिंदी में बोला जाता है अनऑक्सीशोषण। दूसरा पॉइंट समझेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन तो हम समझ गए कि कौन सा रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और कौन सा रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या एग्जाम्पल है, किसके किसके में होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जानवर में होगा, मानव में होगा, हर एक चीज़ में होता है। लेकिन जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, छोटा छोटा जो कीड़ा मकोड़ा होता है, इंसेक्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उसमें होगा। एक चीज़ याद रखेंगे, हमारे सेल, हमारे शरीर में हर एक जगह सेल है, तो हर जगह एरोबिक रेस्पिरेशन ही होगा। लेकिन जहाँ जहाँ मसल्स है, उस मसल्स में सिर्फ होता है एनीरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि मसल्स में ऑक्सीजन नहीं रहता है, इसी कारण वहाँ पर क्या होता है, एनीरोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको याद रखना है, हम पूछेंगे कि हमारे मसल्स में कौन सा रेस्पिरेशन होगा, तो बोलेंगे कि हमारे मसल्स मतलब मांसपेशी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता है, इसी कारण यहाँ पे हो जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फिर पूछेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ होगा, तो बोलिएगा जानवर में होगा, मानव में, हर एक जगह होगा। फिर पूछेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन और बताइए कहाँ कहाँ होगा, तो बैक्टीरिया में, ईस्ट में, और कीट इंसेक्ट है उसमें। फिर पूछेंगे कि बताइए कौन सा रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन होगा, तो बोलेंगे एरोबिक। कौन सा रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी कि ऑक्सीजन जहाँ नहीं रहेगा वहाँ पे होगा, तो एनएरोबिक। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट समझते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में होगा क्या। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो फिर आएगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी देगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो टोटल एनर्जी मिलता है वह 38 ATP मिलता है। याद रखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऊर्जा देगा, बस यही बनता है फाइनली। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में वो चीज़ नहीं है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटकर लैक्टिक एसिड बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऊर्जा मिलता है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या मिलता है, एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड नहीं मिलता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें भी ग्लूकोज टूट रहा है लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसमें क्या है, ग्लूकोज टूट रहा है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला में कहाँ लिखा गया ऑक्सीजन, सिर्फ ग्लूकोज टूटा और क्या मिल गया, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऊर्जा। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा, जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वहाँ ऑक्सीजन है, तो वहाँ पे हमको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। वहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, वहाँ पे 38 ATP एनर्जी मिलती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमको ऊर्जा एनर्जी 2 ATP ही मिलेगी, मात्र 2 ATP। ठीक है, फिर देखो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे शरीर में दो जगह होता है। हमारे शरीर में सेल में जहाँ पे ऑक्सीजन होगा, और सेल के अंदर कहाँ पे होगा, तो हमारे सेल के अंदर दो जगह होगा, एक साइटोप्लाज्म में, एक माइटोकॉन्ड्रिया में भी। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जहाँ कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन नहीं रहता है, इसी कारण हमारे सेल के अंदर पूछे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा, तो केवल साइटोप्लाज्म में। ये दो जगह क्यों हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि हमारे सेल में, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे शरीर में दो स्टेप में होता है, दो चरण में। एक स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, पहले चलेगा ग्लाइकोलिसिस साइकिल, फिर चलेगा एक एक्स्ट्रा साइकिल जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। मतलब दो स्टेप चलेगा, एक ग्लाइकोलिसिस फिर क्रेब्स। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में केवल एक ही साइकिल चलता है जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें दो स्टेप चलता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, एक ग्लाइकोलिसिस और एक क्रेब्स साइकिल। तो पहला स्टेप चलेगा इसमें ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलेगा, तो हम बता ही दिए, ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलता है, साइटोप्लाज्म में, पीछे पढ़ा है। इसमें क्या होगा कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोलिसिस में,
ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या ऑक्सीजन नहीं रहे तो उसमें भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और ये 6 कार्बन वाला ग्लूकोज किस में टूट जाएगा, 3 कार्बन वाला पायरुवेट में, और क्या बना देगा, एनर्जी 2 ATP। तो 2 ATP यहाँ से मिल गया और 36 ATP यहाँ से मिलेगा। इसी कारण बोला जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 38 ATP एनर्जी मिलती है। अब क्रेब्स साइकिल कहाँ चलेगा, दूसरा स्टेप, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा हमारे सेल के अंदर। यहाँ पे क्या होगा कि जो पायरुवेट है, यहाँ जो आ गया था ग्लूकोज से टूटा पायरुवेट, अब आगे जाके पायरुवेट फिर टूटेगा, और फिर टूट कर क्या देगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 ATP। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर 2 स्टेप में होता है। एक होता है ग्लाइकोलिसिस, एक होता है क्रेब्स साइकिल। जो ग्लाइकोलिसिस होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा। इसके अंदर क्या होगा, पीछे ही बता दिए कि ग्लूकोज 6 कार्बन वाला ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर टूटकर 3 कार्बन वाला पायरुवेट देगा प्लस एनर्जी देगा। लेकिन इसमें 2 स्टेप में होता है। तो पहला स्टेप हो गया ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड स्टेप में ये पायरुवेट फर्दर टूटेगा, पूरा टूटेगा क्रेब्स साइकिल में, फिर एक क्रेब्स चक्र चलेगा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। इसमें क्या होगा कि ये जो ग्लूकोज, ये पायरुवेट है, ये पायरुवेट फिर टूटेगा किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर में प्लस ATP में। तो ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में याद रखना है कि इसमें केवल एक ही स्टेप होता है जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। इस ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा कि ग्लूकोज टूटेगा किस में, पायरुवेट में प्लस ATP में, जैसे कि पीछे बता ही दिए। इसमें केवल ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस चलता है, तो सेम इसमें जो ग्लाइकोलिसिस होगा इसमें भी होगा, लेकिन क्रेब्स साइकिल सिर्फ इसमें चलेगा, लेकिन इसके में एनएरोबिक में क्रेब्स साइकिल नहीं चलता है। एक सेकेंड, और आपको याद रखना है नोट, अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में हो तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा पता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP। अगर वही एनएरोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में हो जाए, यहाँ पे डॉट डॉट लगा लेना नोट्स में, अगर वही ऐसे अगर वही एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल्स में हो जाए तो हमको मिलेगा लैक्टिक एसिड प्लस 3 कार्बन वाला लैक्टिक एसिड प्लस ATP। क्या बोले कि ध्यान से समझो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसमें जो कार्बन की अनुपस्थिति में होता है, इसमें केवल एक ही प्रोसेस होता है, वो भी कहाँ होगा, केवल साइटोप्लाज्म में। इसमें केवल ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा कि ग्लूकोज टूट जाएगा पायरुवेट में प्लस ATP में। ये तो होगा ही, पहला स्टेप सभी में हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी होगा। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये स्टेप हो गया, लेकिन इसके बाद अगर ईस्ट में क्या होगा, अगर ईस्ट दिया है कि पूछे ईस्ट में क्या होगा, तो बोलना ईस्ट में इस प्रोसेस के बाद बनता है फाइनल प्रोडक्ट इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ही ये ग्लाइकोलिसिस होने के बाद मसल्स में बनता है लैक्टिक एसिड 3 कार्बन वाला प्लस ATP। तो ये याद रखना है आपको, बहुत ही VBI है। आपको लग रहा होगा बहुत टफ है याद रखना, लेकिन क्वेश्चन जैसे जैसे प्रैक्टिस कराएंगे, इसको बार बार पढ़ोगे, समझने का कोशिश करोगे तो बन जाएगा। एक बार हम फिर से शॉर्टकट में पढ़ा दे रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीशोषण। एनएरोबिक रेस्पिरेशन को बोलते हैं अनऑक्सीशोषण। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है इसके लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है कहाँ पे होता है, तो ये जानवर में, मानव में। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का उदाहरण कहाँ है, कहाँ होगा, तो सूक्ष्मजीव ईस्ट में, बैक्टीरिया में, कीट में, मसल्स में। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या बनता है, तो इसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस ऊर्जा, यही फाइनल चीज़ है। इसमें ज़्यादा एनर्जी मिलता है, 36 प्लस 2 ATP, 36 ATP मिल जाएगा हमको क्रेब्स साइकिल से, 2 ATP मिल जाएगा ग्लाइकोलिसिस से। इसमें कितना एनर्जी मिलता है, टोटल 38 ATP। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर लैक्टिक एसिड भी बन सकता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर इथेनॉल भी बन सकता है। अगर मसल्स बोल रहा है तो मसल्स में बन जाएगा लैक्टिक एसिड, और अगर ईस्ट में पूछे क्या बनेगा तो इथेनॉल बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड H2O ऊर्जा इसमें भी मिलता है। इसमें टोटल कितना एनर्जी मिलता है, 2 ATP। हम ये भी बता दिए कि एनर्जी सबसे ज़्यादा
एरोबिक में मिलता है, एनारोबिक में तो 2 ही एटीपी, इसमें कितना मिल रहा था 38 एटीपी, क्योंकि इसमें 2 प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस से 2 एटीपी, एक प्रोसेस से 36 एटीपी, लेकिन इसमें केवल ग्लाइकोलिसिस होता है तो उसी से मात्र 2 एटीपी मिलता है। फिर ये भी बता दिए थे कि कभी भी एरोबिक रेस्पिरेशन में कभी भी ना ही लैक्टिक एसिड मिलेगा हमको और ना ही इथेनॉल मिलेगा, हमेशा मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी फाइनल प्रोडक्ट के रूप में। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड मिल सकता है किसके केस में, मसल्स के केस में, और इथेनॉल भी मिल सकता है किसके केस में, ईस्ट के केस में, अगर वो ईस्ट के अंदर होगा। ठीक है। फिर हम बताए हैं कि हमारे शरीर में एनारोबिक रेस्पिरेशन का एरोबिक रेस्पिरेशन का होगा 2 जगह होगा, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऐसा इस कारण हो रहा है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 2 स्टेप में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। साइटोप्लाज्म में होता है क्या चीज़, ग्लाइकोलिसिस, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ होगा, केवल साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि इसमें केवल ग्लाइकोलिसिस होगा। हम फिर ये भी बताए थे कि दोनों रेस्पिरेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस, जिसमें क्या होगा कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा पायरुवेट में, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन वाला पायरुवेट में ब्रेक डाउन होगा प्लस एनर्जी निकलेगा। देखो इसमें भी पहला स्टेप ये हो गया, इसमें भी पहला स्टेप ये होगा कि ग्लाइकोलिसिस होगा, जिसमें 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन वाला पायरुवेट एसिड में ब्रेक डाउन होकर एनर्जी देगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में इसमें क्या होता है, सेकंड स्टेप में इसमें पहला स्टेप में था ग्लाइकोलिसिस, इसमें हुआ, इसमें भी हो गया। सेकंड स्टेप इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें क्या होगा, ये पायरुवेट फिर टूटेगा किस में, पायरुवेट फिर टूट जाएगा किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर प्लस एटीपी में। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट टूटेगा नहीं, ये पायरुवेट का रूप चेंज हो जाएगा। अगर ईस्ट है तो इसमें क्या मिलेगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी। अगर मसल्स में होगा तो मिलेगा लैक्टिक एसिड 3 कार्बन वाला प्लस एटीपी। तो ये पूरा याद होना चाहिए। ये आपके एनसीईआरटी का चार्ट दिया हुआ है, इसमें यह बता रहा है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यानी कि टूटना कितने प्रकार से हो सकता है। तो हम बताए थे कि हमारे शरीर में सबसे पहले क्या होता है, हमारे शरीर के सेल में हर एक जगह, सभी जगह सबसे पहले क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होगा, जिसमें 6 कार्बन वाला ग्लूकोज टूट के किस में आएगा, 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड में प्लस ऊर्जा देगा, और ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है, जहाँ पे ऑक्सीजन है, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एक एक्स्ट्रा साइकिल भी चलेगा, और वहाँ पे क्या चलेगा, क्रेब्स साइकिल। इसमें फिर ये पायरुवेट किस में टूट जाएगा, बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर में प्लस एनर्जी देगा। लेकिन फिर ये पायरुवेट अब अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जैसे, तो हमारे मसल सेल्स में क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड। ये पायरुवेट अब क्या बना देगा, 3 कार्बन वाला लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अगर ईस्ट है तो ये पायरुवेट फिर क्या बना देगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है ना, ये इथेनॉल 2 कार्बन वाला है, इसको बोलते हैं C2H5OH। तो ये पूरा चार्ट समझ में आना चाहिए। हम जो पीछे पढ़ाए हैं उसी का एक तरीके से माइंड मैप दिया है, फिर से समझा दें, मैं समझा दूँ। चलो देखो, हम बोले थे हमारे सेल के अंदर सबसे पहले हर एक जगह क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस, और वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। तो सबसे पहले हमारे सेल के अंदर कोई भी रेस्पिरेशन होगा तो यही प्रोसेस होगा, ग्लाइकोलिसिस। इसमें क्या बताए थे कि 6 कार्बन वाला ग्लूकोज टूट के 3 कार्बन वाला पायरुवेट देगा प्लस एनर्जी देगा। अब उसके बाद क्या स्टेप है, इसके बाद हमारे सेल के अंदर क्या होगा, ये पायरुवेट देखेगा कि हम अब किस सेल के अंदर है, एरोबिक सेल के अंदर है, जहाँ पे एरोबिक सेल के अंदर है क्या, जहाँ पे ऑक्सीजन है, या फिर एनारोबिक सेल के अंदर है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो दिखेगा कि भैया अगर हम एरोबिक सेल के अंदर है, हमको एरोबिक रेस्पिरेशन होना है जहाँ पे ऑक्सीजन है, तो वहाँ पे पायरुवेट क्या होगा, फिर टूटेगा। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी को क्या बोलते थे, क्रेब्स साइकिल। फिर ये टूटेगा पायरुवेट और फिर क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। बस ये हो गया। लेकिन यहाँ पे फिर ये पायरुवेट पहुँच गया। अब देखा, अगर हम जहाँ पे हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे इसके पास 2 रास्ता है। दिखेगा अगर मसल्स है, अब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मसल्स में भी ऑक्सीजन नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या करेगा, ये पायरुवेट टूटेगा नहीं, अब पायरुवेट से डायरेक्ट क्या दे देगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है। और फिर दिखेगा कि हम तो अभी भी उसी में हैं,
बिना ऑक्सीजन वाले जगह में ही है। अगर तो ईस्ट में अगर हम जा रहे हैं तो ईस्ट में क्या दे देगा, ईस्ट में भी फिर ये टूटेगा नहीं, क्या दे देगा, 2 कार्बन वाला इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो ये चीज़ हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग सवाल बना सकते हैं, पूरा समझ गए। चलिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइंड विथ वन मॉलिक्यूल। श्वसन प्रक्रिया के दौरान एक ग्लूकोज अणु के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े रहते हैं। श्वसन प्रक्रिया में क्या बताएं, ग्लूकोज को तोड़ेगा ऑक्सीजन और बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो ये ऑक्सीजन कितने ग्लूकोज के साथ जुड़ा रहता है, ये ऑक्सीजन 6 कार्बन वाली ग्लूकोज के साथ जुड़ा रहता है। क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो आंसर क्या होगा 6। चलो दिखा रहे हैं, ये ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहता है, ये ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहता है। ये फॉर्मूला को बोले थे ना याद रखने के लिए, शुरुआत में दिखाए थे 6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। तो ये ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा, मतलब एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 6 ऑक्सीजन जाएगा एक साथ हर एक जगह सेल में, तब ये ऐसा प्रोसेस तोड़ के एनर्जी निकालेगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा था, अब समझ में आ जाएगा कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान एक ग्लूकोज अणु के साथ कितने ऑक्सीजन मिलते हैं। क्या बोले, एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए देखे थे C6H12O6, ये ग्लूकोज, इसको तोड़ने के लिए कितना ऑक्सीजन आ रहा है 6O2, 6 ऑक्सीजन आ रहा है एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा 6। यहाँ देखो, एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 6 ऑक्सीजन आता है, तो यही सवाल था। Where does glucose break down into pyruvate during energy production? ऊर्जा उत्पादन के दौरान, ऊर्जा उत्पादन मतलब रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बोले या ऊर्जा उत्पादन, बात एक ही है, क्योंकि रेस्पिरेशन से हमको क्या मिलता है, ऊर्जा। तो ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होगा, यानी कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज पायरुवेट में कहाँ पर टूटता है। तो बताए थे ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना ही, ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहाँ चलता है हमारे सेल में, तो ये साइटोप्लाज्म में चलता है। इसका ट्रिक भी बना दिए, GCMK। G मतलब होता है ग्लाइकोलिसिस, C मतलब साइटोप्लाज्म, M मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया, K मतलब हो जाएगा क्रेब्स साइकिल। पूछे क्रेब्स साइकिल कहाँ चलेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। पूछे ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलेगा, तो साइटोप्लाज्म में। लेकिन एग्जामिनर बहुत तेज है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोला है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलता है, नहीं तो आप मार ही दोगे साइटोप्लाज्म। इसी बात को घुमा के बोला है कि एक क्वेश्चन में 2 सवाल पूछ रहा है कि ग्लूकोज का पायरुवेट में कहाँ ब्रेकडाउन होगा। तो भैया आप जानिएगा, ग्लूकोज का पायरुवेट में ब्रेकडाउन होने का मतलब ही तो होता है ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलता है, साइटोप्लाज्म में। इसी का इसका आंसर क्या होगा, साइटोप्लाज्म। याद भी ट्रिक से करा दिए, G मतलब ग्लाइकोलिसिस, C मतलब साइटोप्लाज्म। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद एरोबिक और एनएरोबिक श्वसन के दौरान प्रारंभिक चरण में समान रूप से बनता है। हमने पहले ही बताया भैया, कोई भी श्वसन हो, एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले क्या चलता है, ग्लाइकोलिसिस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों में सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस ही प्रोसेस चलता है। और ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज टूट के पायरुवेट बनाएगा। तो याद रखेंगे, चाहे एरोबिक श्वसन हो या एनएरोबिक श्वसन हो, सब दोनों में चलेगा सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में क्या होगा, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज टूट के 3 कार्बन वाला पायरुवेट या पायरुविक एसिड बनाएगा। तो याद रखेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक, सबसे पहले पायरुवेट एसिड ही बनेगा ग्लूकोज का टूट के। क्या बनेगा, पायरुवेट। क्या आंसर होगा, पायरुवेट। अरे यहाँ भी देख लो, सबसे पहले सभी सेल में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। इसमें क्या बन रहा है सबसे पहले, ग्लूकोज टूट के पायरुवेट। उसके बाद देख रहा है कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है
तो फिर ग्लूकोज फिर पायरुवेट फिर टूट रहा है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एनर्जी निकाल रहा है। उसके बाद इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन में दो जगह दिखता है। अगर वो मसल्स में हो रहा है ये पायरुवेट फिर क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अगर ईस्ट में देख रहा है तो क्या बन जा रहा है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। यही चीज़ को याद रखना है, यही चीज़ लिखा हुआ, ये चार्ट को एकदम याद रखिए और वो भी चार्ट को हम जो डिफरेंस बताएं। चलिए यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा कथन गलत है, श्वसन के पहले चरण में ग्लूकोज का विघटन होगा, सही बात है। कोई भी श्वसन हो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस चलता है। ग्लाइकोलिसिस में होता ही क्या है, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज का विघटन होगा और 3 कार्बन वाला पायरुवेट एसिड का निर्माण होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग कर एसिडिक एसिड को तोड़ा जाता है, गलत। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करके एसिटिक एसिड को तोड़ा जाता है, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन उपयोग करके पायरुवेट एसिड का तोड़ा जाता है, दिखाया कहाँ पे, पर ये गलत है। इन दोनों स्टेटमेंट को भी देख ले रहे, फिर दिखा रहा है। पायरुवेट एसिड इज प्रोड्यूस इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के पहले चरण में पायरुवेट एसिड का निर्माण होगा। हाँ भैया, अभी तो बता दी कितनी बार, ये भी सही है। ग्लूकोज टूटेगा, पहला स्टेप में पायरुवेट एसिड निर्माण होगा। ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस, हाँ सही है। किण्वन के लिए याद रखेंगे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किण्वन कैसा प्रोसेस है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो ये भी सही है। लेकिन ये वाला गलत है, तो ये गलत चुनना था तो हमने गलत चुन लिया। इसमें क्या करा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करके एसिटिक एसिड को तोड़ा जाता है, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करके वो जो पायरुवेट एसिड बन गया था एरोबिक रेस्पिरेशन में, वापस उसको तोड़ के CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी निकालते हैं। चलो दिखाते हैं, यहाँ देखो। ग्लूकोज सबसे पहले टूटता है किस में, अब बनाता क्या हमारे सेल के अंदर, सबसे पहले पायरुवेट 3 कार्बन वाला। फिर उसके बाद देखता है अगर ऑक्सीजन है तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, देखो तुम ही, ये पायरुवेट टूट रहा है। पायरुवेट टूट के क्या बना दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। जबकि वहाँ एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैक्टिक एसिड को तोड़ा जा रहा है, लैक्टिक एसिड को तोड़ा जा रहा है, नहीं, पायरुवेट को ही तोड़ा जा रहा है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में दोबारा इस पायरुवेट को ही तोड़ा जा रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। समझ में आ गया, तो ये होगा। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करके एसिटिक एसिड नहीं, किसको तोड़ा जाता है, वापस जो पायरुवेट था वहाँ बच गया था उसी को तोड़ दिया जाता है। एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज टूटता है, देखो एरोबिक श्वसन हो या एनारोबिक श्वसन हो, दोनों में सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस होगा वहाँ पे सबसे पहले। अब फिर क्या होगा, ग्लूकोज टूट कर क्या बनाएगा, पायरुवेट। अब फिर ये पायरुवेट वापस टूट के क्या बनाएगा, एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2O। तो क्या होगा, याद रखेंगे यहाँ पे क्या बोला, एरोबिक। एनारोबिक बोलता था क्या होता है, हमारे पास 2 चांस होता है, या तो लैक्टिक एसिड बनता है प्लस एनर्जी, या फिर इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, एरोबिक, यानी कि ऑक्सीजन है तो सबसे पहले ये ग्लूकोज टूट के पायरुवेट बना देगा। अब फिर साइटोप्लाज्म में हो जाएगा ये काम, ग्लाइकोलिसिस। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, ये पायरुवेट वापस टूटेगा, फिर एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2O देगा। तो एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2, पहला ऑप्शन सही है। चलो दिखाते हैं इसका चार्ट फिर से, एक बार फिर से सवाल पूछ पढ़ लो, क्या बोल रहा है, एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज टूटकर क्या बनता है, यही ना बोल रहा है। चलो दिखाते हैं, ये देखो पहले तो ग्लूकोज टूट गया, पायरुवेट बन गई, सभी में हो रहा है। लेकिन पूछ रहा है एरोबिक श्वसन, तो बोले थे कि जैसे ही पायरुवेट यहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि हमको एरोबिक श्वसन होना है कि एनारोबिक श्वसन होना है। एरोबिक श्वसन है तो क्या बना देगा, ये पायरुवेट वापस
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, तो यही ऑप्शन दिया था, तो यही ना सही होगा। ये दोनों कब बनेगा, लैक्टिक एसिड या इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में बनेगा जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा। ये कब बनता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन रहता है। तो यहाँ पे लिखा नहीं एरोबिक रेस्पिरेशन में, यहाँ लिखा नहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ईस्ट में क्या होगा और मसल्स में, अगर यहाँ पे पायरुवेट पहुँच गया, देखिएगा हम ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, हमको ईस्ट में क्या बनाना है, तो ईस्ट में बनाएगा इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। इसमें क्या बनाएगा मसल में हमारे, तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। यहाँ पे चार्ट को एकदम याद रख जाए, वहीं से सारा सवाल बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्मेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से 3 कार्बन अणु बनते हैं। 3 कार्बन वाला कौन कौन चीज़ बनता है श्वसन के दौरान, तो इसका ट्रिक है एल्पी, एल्पिन 3 कार्बन, एल्पी जो बनेगा 3 कार्बन वाला। लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन वाला बनता है और पायरुवेट एसिड भी 3 कार्बन वाला बनता है, जबकि ग्लूकोज 6 कार्बन वाला रहता है, लेकिन टूट के लैक्टिक एसिड 3 कार्बन वाला बनेगा और पायरुवेट भी 3 कार्बन वाला। तो आंसर क्या होगा, ये सी। चलो इसका भी दिखाई दे रहे हैं कैसे 3 कार्बन वाला है। देखो श्वसन प्रक्रिया यही है, पूरा हमारे शरीर में चलता है। इसमें ग्लूकोज क्या हो रहा है, पायरुवेट में टूट के ग्लूकोज 6 कार्बन वाला है, तो टूटेगा पायरुवेट में 3 कार्बन वाला बना दिया। फिर 3 कार्बन वाला और कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर भी। फिर किस में जा रहा है, मसल्स में हमारे कहाँ बना देगा 3 कार्बन वाला। ये इथेनॉल भी बनता है, लेकिन ये 2 कार्बन वाला है। तो 3 कार्बन वाला कौन कौन जा रहा है, एक पायरुवेट और एक लैक्टिक एसिड। इसी का मैंने ट्रिक बनाया है एलपी 3 कार्बन। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय श्वसन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। ये हमारे सेल में होगा। ये 2 प्रकार का होता है, एरोबिक वायवीय और वायवीय। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे सेल के अंदर होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारे सेल के अंदर होगा। तो ए बी दोनों, ठीक है, यही इसका प्रकार था, पढ़ाए थे। हमारे सेल के अंदर यही 2 प्रकार का रेस्पिरेशन चलता है। फिर है यहाँ पे कोशिकीय श्वसन का पहला चरण क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। भाई कितनी दफ़ा हम रटवा दिए, पहला चरण कोई भी रेस्पिरेशन का पूछे तो क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। कोई भी रेस्पिरेशन हो उसमें पहला चरण क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस, जिसमें 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन वाला पायरुवेट एसिड का निर्माण करता है। तो ग्लाइकोलिसिस, कोई भी श्वसन में पहला चरण ग्लाइकोलिसिस ही होगा। तो आंसर बी। फिर दिखा दे, चलो बार बार दिखाएंगे। देखो सभी में सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस ही होगा। इसमें 6 कार्बन वाला ग्लूकोज टूट के 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड का निर्माण करेगा। रट जाओ। अब तो ये बता दोगे ग्लाइकोलिसिस का अर्थ क्या है, ग्लाइकोलिसिस मीन्स क्या होता है। तो ग्लाइकोलिसिस हमारे कोई भी रेस्पिरेशन हो सबसे पहले सेल में चलेगा। इसमें क्या होता है, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज, भले 6 कार्बन का, इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके पायरुवेट बनेगा। इसमें 6 कार्बन वाला ग्लूकोज रहता है और वो टूट के 3 कार्बन वाला पायरुवेट एसिड का निर्माण करेगा। तो ग्लूकोज का टूटना और पायरुविक अम्ल का बनना, यही होगा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट एसिड या पायरुवेट, यही होगा। यही है ग्लाइकोलिसिस का मतलब। फिर ये बताइए कोशिका में ग्लाइकोलिसिस की घटना कहाँ पे संपन्न होगी, वेयर डज द फेनोमेना ऑफ ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन द सेल। हमारे सेल में ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, रेस्पिरेशन में पूछे तो बोलना दोनों जगह होगा, एरोबिक में भी होगी एनारोबिक में भी होगी, लेकिन सेल में कहाँ होगी। तो बताए थे कि सेल के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म लिक्विड, वही में तो ग्लाइकोलिसिस चलता है। देखो तो ये साइटोप्लाज्म, इसी में चलेगा ग्लाइकोलिसिस। और ये है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें चलेगा क्रेब्स साइकिल। ट्रिक बताए थे MKGC, एम मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब मतलब क्रेब्स साइकिल।
वहाँ चलेगा। जी मतलब ग्लाइकोलिसिस चलेगा कहाँ पे, सी मतलब जीसी से साइटोप्लाज्म में। तो आंसर क्या होगा, साइटोप्लाज्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट बोथ अकर इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन दोनों में घटित होगी। तो दोनों में सबसे पहले क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। क्या बनाएगा, तो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज टूट के क्या बनाएगा, 3 कार्बन वाला पायरुवेट या पायरुवेट एसिड, यही सबसे पहले होगा। फिर बोल रहा है एक ग्लूकोज अणु के कितने कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज में कितने कार्बन के परमाणु होंगे, तो बोले थे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या बताए थे, C6H12O6। इसमें कार्बन के कितने परमाणु, 6, तो आंसर 6। जीवों में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। इन व्हाट फॉर्म एनर्जी जनरेटेड इन ऑर्गेनिज्म स्टोरेड। तो हमारे में जो एनर्जी जनरेट होता है, ऊर्जा बनती है रेस्पिरेशन के दौरान, क्या चीज़ के फॉर्म में रहती है, तो एटीपी के फॉर्म में। हम बताए थे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना एटीपी ऊर्जा बन रहा था, 38 एटीपी। वो कैसे बन रहा था, 2 एटीपी बन रहा था ग्लाइकोलिसिस से, 36 एटीपी बन रहा था हमारे किससे, 36 एटीपी बन रहा था हमारे क्या बोलते हैं उसको, क्रेब्स साइकिल से। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बताए थे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इसमें 2 एटीपी ही ऊर्जा बन रहा था, वो भी किससे, मात्र ग्लाइकोलिसिस से। तो एटीपी के फॉर्म में ही ऊर्जा रहता है, तो याद रखेंगे एटीपी, ये ऊर्जा को एटीपी के फॉर्म में लिखते हैं, एटीपी। एटीएम पैसा, ऊर्जा एटीपी, ऐसे याद कर सकते हो। को जहाँ पे एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस बताया था, वहाँ पर भी बताया मैंने। 36 + 2 ऊर्जा कितना बन रहा है, 38 एटीपी। इसमें ऊर्जा कितना बन रहा है, 2 एटीपी। तो ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में लिखा जाता है। खमीर या जीवाणु के अंदर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लाइकोलिसिस के दौरान उत्पन्न पायरुविक अम्ल किसमें परिवर्तित हो जाएगा। इन द absence of oxygen inside yeast and bacteria, pyruvic acid produced during glycolysis is converted into। बहुत बढ़िया सवाल। देखो हम बताए थे ईस्ट हो या बैक्टीरिया हो, इन दोनों में ऑक्सीजन नहीं रहता है, इसके सेल में ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो इन दोनों में कौन सा श्वसन होगा, एनरोबिक। हम ये बताए थे कि जब ग्लूकोज टूटेगा पायरुविक एसिड में, इतना सभी में होगा, लेकिन इसके बाद पायरुविक एसिड के बाद 2 रास्ता है। एक है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़े, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ेगा तो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पे तोड़ेगा तो निकाल रहा था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। लेकिन जब इसके पास फिर एक ईवी रास्ता था पायरुवेट के पास, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था। कितनी दफ़ा लिख के बताएं। और यहाँ पे इसके पास 2 रास्ता था कि मसल्स में तोड़ना है इसको कि ईस्ट और बैक्टीरिया में। तो ईस्ट और बैक्टीरिया में तोड़ के क्या निकाल रहा था, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और मसल्स में क्या बना रहा था, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तब पूछ रहा है बैक्टीरिया और ईस्ट में, तो इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी तीनों बनता है, ऑल ऑफ दिस। चलो फिर दिखाते हैं ये चार्ट, फिर से समझा रहे हैं। ये 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन वाला पायरुवेट एसिड में टूटेगा साइटोप्लाज्म में, सभी सेल में होता है, बता दिए। लेकिन यहाँ पे पायरुवेट का बाद 2 रास्ता है। अगर उसके पास ऑक्सीजन है, एरोबिक रेस्पिरेशन करना है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर कैचे में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। लेकिन यहीं पहुँच के पायरुवेट के पास एक और रास्ता रहता है। जब ऑक्सीजन उसके पास नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। फिर इसमें भी इसके पास 2 रास्ता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, उसको ईस्ट में करना है ये बैक्टीरिया, या ईस्ट में करना है या फिर मसल्स में। अगर वो मसल्स में करेगा इन आवर मसल सेल्स, तब बनाएगा लैक्टिक एसिड 3 कार्बन वाला प्लस एनर्जी।
अगर खमीर में ईस्ट में करता है तो इसमें भी ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो ये क्या बना लेगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो हमारे एग्जामिनर यही पूछ रहा था कि ये टूट गया इसमें, अब पायरुवेट अगर इसमें जाएगा ईस्ट में तो क्या बनाएगा, यही तो बना रहा है इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। पायरुवेट फिर क्या बना रहा है ईस्ट में, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। मसल पूछता तो अगर अनऑक्सी शोषण है तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बोलते हैं। तो अब तो समझ में आ ही रहा होगा कि ईस्ट या बैक्टीरिया में पायरुविक एसिड क्या बनाता है, फिर ग्लाइकोलिसिस के बाद इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ऑल ऑफ दिस। और इसी में मसल्स में क्या बनाएगा, ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट एसिड कैसे बदल जाएगा, तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में। तो ये अभी दोनों सही होगा। पीछे दिखा दिया 25 बार हम चार्टर दिखाए कि क्या क्या बन रहा है। अब ये बताओ, ग्लूकोज किस में टूट रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुविक एसिड में। इस प्रक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस हो गया। फिर अब ऑक्सीजन है माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन है इसके पास, तो फिर वो किस में टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में टूटता है। लेकिन अब की बार कितना एनर्जी बनाएगा, कितना यहाँ पर बना देगा टोटल कितना, यहाँ पे रहेगा, इसमें बन जाएगा 2 ATP, यहाँ पे आ जाएगा 36, तो टोटल कितना हो जाएगा 38 ATP। कि कौन सा फार्मूला लिखा है, एरोबिक रेस्पिरेशन का टोटल फार्मूला लिखा है। देखो कैसे, यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि कौन रेस्पिरेशन है, एरोबिक कि एनारोबिक, क्योंकि दोनों में चलता है, लेकिन यहाँ से पता चल जा रहा है। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में ही माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, और ये चीज़ जो बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना ऊर्जा बनता है, ATP ऊर्जा, तो 38 ATP बताए थे, क्या हो जाएगा 38 ATP ये चीज़। देखो पिछला क्वेश्चन क्या दिया था, ये दिया था साइटोप्लाज्म में चल रहा था, उसके माइटोकॉन्ड्रिया दिया था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, फिर क्या बना था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो इसी एनर्जी का वैल्यू पूछ रहा था कितना है 38 ATP, क्योंकि किस में चल रहा है एरोबिक में। इसमें पूछता है कितना एनर्जी है, तो 2 ATP, इसमें 2 ही ATP बनता है क्योंकि किस में चलता है एनारोबिक में है। कभी से सवाल आए, एक हीमोग्लोबिन O2 के कितने अणुओं का वहन करता है, एक हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन का कितने अणुओं को चिपका सकता है मैक्सिमम। तो एक हीमोग्लोबिन अपने साथ मैक्सिमम ऑक्सीजन के 4 अणुओं को चिपका सकता है, अपने साथ 4 अणु को चिपका सकता है। हम बताए थे एल्वेओली के सतह पे क्या रहता है, हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से दोस्ती अच्छा है तो अपने साथ चिपका के पूरी जगह ले जाएगा। तो 4। ये वाला सवाल बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाइंड विद द ऑक्सीजन टू प्रोवाइड एनर्जी इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। शुरुआत में ही बताए थे, हम ग्लूकोज खा लिए, हमारे अंदर आ गया खाना ग्लूकोज के रूप में, तो ग्लूकोज क्या एनर्जी प्रोवाइड कर देगा हमारे शरीर को, नहीं। जब तक ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ तोड़ेगा नहीं, जब तक ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा नहीं तब तक एनर्जी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो ये ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज को तोड़ता है हमारे सेल में हर एक जगह, और तब मिलता है हम लोग को CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो एनर्जी क्या चीज़ से मिल रहा है, ग्लूकोज के तोड़ने से, तो क्या हो जाएगा ग्लूकोज, आंसर D। ठीक है, चलिए बार बार देखिए, ये हमारे शरीर में ग्लूकोज है, रेस्पिरेशन में यही तो होता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज है, खून से आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या किया इसको तोड़ेगा, फिर क्या बना देगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वो वाटर बनाएगा और एनर्जी बनाएगा ATP के फॉर्म में। यही तो पूछ रहा था, ऑक्सीजन किसको तोड़ के एनर्जी निकालेगा, तो ग्लूकोज को तोड़ के। और फिर एक सवाल ये भी पूछा था कि ग्लूकोज एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कितना ऑक्सीजन आएगा, तो 6। सारा तरीके का सवाल करा दिए। फिर यहाँ पे देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, सोच के बनाओ इसको ध्यान से। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, सॉरी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाला, इसको कंप्लीट करना है। तो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी,
यहाँ पर भी एक चीज़ बनेगा, इसी को लिखना है कि क्या बनेगा। देखो बोल रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो हमको पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में या तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनता है, या फिर ये गलती से CO2 लिखा है, या फिर इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी बनता है। तो हम क्या करें? तो देखो यहाँ पे ग्लूकोज दिया है, वो पायरुवेट एसिड में टूटेगा। उसके बाद अगर अगर ईस्ट होगा तो ईस्ट में क्या बन रहा था? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP। लेकिन अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखा रहता तो क्या आंसर होता हमारा? लैक्टिक एसिड। लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया है तो क्या आंसर होगा? इथेनॉल। नहीं समझ में आया? ध्यान से देखो, फिर समझाते हैं। ये ग्लूकोज टूट गया, उसके बाद बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड आया, उसके बाद एनर्जी आया। तो यहाँ पर एक और चीज़ आएगा, वो क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। चलो दिखाते हैं। तो हम बोले थे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो ही चीज़ बन सकता है, या तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, या फिर इथेनॉल प्लस CO2 प्लस वाटर। तो CO2 दिया हुआ है, एनर्जी दिया है, वाटर दिया है, तब क्या बनेगा? इथेनॉल ही ना। तो इथेनॉल। फिर भी इसको रिएक्शन के तहत दिखाते। देखो ये इसमें टूट गया। हमको एग्जामिनर क्या दिया था अभी? ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ रहा था। ऑप्शन में ये भी दिया था, ये भी दिया था, तो पूछ रहा था क्या बनेगा। भैया जब ये टूट गया, अब पूछ रहा है, और तुमको ये दे दिया, ये दे दिया, अब पूछ रहा क्या बनेगा, तो यही ना बनेगा, ये थोड़ी बन जाएगा। सिर्फ ये दिया रहता तब, सिर्फ अगर मास्टर से बोलता तब ना, अगर लेकिन कुछ का नाम भी नहीं दिया तो ये बनेगा। ठीक है, नहीं समझे? पीछे क्वेश्चन में क्या दिया था? ये ग्लूकोज दे दिया, पायरुवेट में टूट गया। उसके बाद बोल दिया कि फिर क्या दे दिया तुमको? ये दे दिया, ये दे दिया, खाली जगह छोड़ दिया कि ये बनेगा कि ये बनेगा। ऑप्शन में दोनों था, तो ये बनेगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पर भी आ जाए, एनारोबिक श्वसन है तो इथेनॉल बनेगा। लेकिन एरोबिक श्वसन होता, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया रहता तो वाटर बनता। ठीक है, ये याद रखना है। देखो ये ग्लूकोज है, ये कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, तब प्लस ऊर्जा दे दिया, प्लस क्या बनेगा? इथेनॉल। तो क्या होगा? इथेनॉल। ATP का फुल फॉर्म क्या है? तो ATP को ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। ATP के फॉर्म में लिखते हैं, ATM पैसा, ATP ऊर्जा। ATP का फुल फॉर्म क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सी वाला आंसर होगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनिन नहीं, एडेनिन नहीं, एडोनिसिन नहीं, एडोनोसाइन नहीं, एडोनोसिन, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हम लोग आदमी हैं, हम लोग एक बार सांस लेते हैं, और एक बार ये मुंह है, और एक ये आँख है, एक बार सांस छोड़ते हैं। तो जब हम लोग, नया टॉपिक है, वो हो गया ख़त्म। जब हम लोग एयर यानी कि हवा शरीर में लेंगे तो क्या क्या लेते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब शरीर के अंदर हवा लेंगे तो क्या लेंगे? ये तीनों लेंगे। और शरीर से जब हवा बाहर निकालेंगे तब भी हम लोग यही तीनों निकालते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जब बाहर निकालेंगे तब भी हम लोग यही निकालेंगे। इसमें से सवाल क्या पूछता है? बहुत तरीके से, ये परसेंटेज भी याद रखो। शरीर के अंदर जब कौन कौन सा हवा लेंगे? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर के से बाहर कौन कौन सा हवा छोड़ेंगे? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर के अंदर कितना परसेंट नाइट्रोजन लेते हैं? 78%। शरीर के अंदर कितना, शरीर से बाहर कितना परसेंट नाइट्रोजन छोड़ते हैं? तो 78%। तो देखो नाइट्रोजन लेंगे भी 78%, अब बाहर शरीर के बाहर छोड़ेंगे भी 78%। शरीर के अंदर ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 21%। ऑक्सीजन लेंगे ज़्यादा, और शरीर के बाहर ऑक्सीजन छोड़ेंगे कम। तो ऑक्सीजन छोड़ते कम है और लेते ज़्यादा हैं, ये चीज़ याद रखेंगे, प्लस इसका परसेंटेज भी याद रखेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड लेते कम है और छोड़ते ज़्यादा हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बेकार चीज़ है, वेस्ट प्रोडक्ट है। पीछे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में बताए थे, इसको हमारे शरीर से बाहर निकालना है। ठीक है ना,
रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताए थे उत्सर्जी तंत्र, इसको शरीर से बाहर निकालना है। इसी कारण याद रखेंगे कि क्या कि शरीर के अंदर नाइट्रोजन हम लोग लेते भी सेम है, निकालते भी सेम है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेते ज़्यादा हैं, लेकिन शरीर से बाहर ऑक्सीजन निकालते कम है, क्योंकि यही ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है। किस लिए इम्पॉर्टेंट है? ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हमारे अंदर ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसी प्रक्रिया को रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन देखे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लेते कम है और छोड़ते ज़्यादा है, क्योंकि बेकार प्रोडक्ट है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन निकालता है हमारे शरीर से बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, लंग्स। पीछे पढ़ाया था मैंने, लंग्स, फेफड़ा, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उत्सर्जी तंत्र में। परसेंटेज भी याद रखना है कि 21% लेते हैं, 17% छोड़ेंगे। इधर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेंगे और 4% छोड़ेंगे। चलिए एक सवाल पूछ रहे हैं, जब हम सांस लेंगे, जब हम सांस छोड़ेंगे, तो हमारे अंदर, हमारे शरीर में कौन सा गैस का मात्रा नहीं बदलेगा? तो सांस ले या सांस छोड़े, नाइट्रोजन का मात्रा नहीं बदलेगा। पहले लेंगे भी 78%, छोड़ेंगे 78%। हम लोग ऑक्सीजन कितना परसेंट लेंगे? तो बोलना 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट बाहर निकालते हैं? तो 4%। 21, 4, 0.03, 4%। 21, 17, 0.03, 4, 78 याद होना चाहिए, ईजी है। निम्नलिखित में से छोड़े गैस श्वास में शामिल है। हम लोग सांस से कौन कौन से गैस निकालते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। लेते कितना है? 78%। ये कितना लेते हैं? 21%। ये कितना लेते हैं? 0.03%। ये कितना छोड़ेंगे? 78%। ये कितना बाहर निकालेंगे? 17%। ये कितना बाहर निकालेंगे? 4%। ऐसे पूरा याद होना चाहिए। तीन ही गैस को लेते हैं, तीन ही गैस को छोड़ते हैं। क्या होगा? नाइट्रोजन। कौन छोड़ते हैं? नाइट्रोजन। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट इसका पार्ट और आएगा, पार्ट 2। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, अब पार्ट 2 आएगा, बस छोटा सा है, ख़त्म हो जाएगा। बाय, ऑल दी बेस्ट।